राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पिता ने सिखाया बेटे को सबक। सुबह के 5 बजने को थे। बाहर अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, मगर आसमान पर हल्की रोशनी की परत चढ़ी हुई थी। कहीं कहीं चिड़ियों की धीमी चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। घर के अंदर बस घड़ी की टिक टिक और पंखे की धीमी गड़गड़ाहट थी। बिस्तर पर 58 साल के राजेश जी अपनी पूरी नींद ले चुके थे। उन्होंने बगल में देखा, उनकी पत्नी अब भी गहरी नींद में थी। वह धीरे से मुस्कुराए और बोले, सरला, ओ सरला, उठ जा, 5 बज गए, मैं टहलने जा रहा हूँ। सरला जी ने आंखें नहीं खोली, पर उनकी आवाज़ सुनते ही हल्का सा सिर हिलाया और करवट बदलते हुए बोली, हाँ जाइए, मैं भी उठ जाऊंगी। राजेश जी के चेहरे पर वही पुराना प्यार झलक गया। जाने को हुए, पर फिर कदम रुक गए और बोले, अरे सुन, कल रात तुम बोल रही थी ना कि मन कर रहा है दूध जलेबी खाने का, तो मैं लौटते वक्त ताजी ताजी गरम जलेबी लेकर आऊंगा। तुम बस दूध गरम कर लेना। सरला जी के चेहरे पर नींद में भी हल्की मुस्कान खिल गई। राजेश जी ने एक बार फिर प्यार से उन्हें देखा, जैसे ये पल उनके दिन की असली शुरुआत हो। फिर दरवाजे के पास रखा पुराना थैला उठाया, जो कभी सब्जी तो कभी राशन लाने के काम आता था। दरवाजा खोलते ही बाहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। वो धीरे धीरे गली के मोड़ की तरफ बढ़ चले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज की इस छोटी सी मीठी ख्वाहिश में कोई बड़ी सच्चाई छुपी बैठी है। जब वो सैर करके वापस आए, तो गली के कोने पर एक पुरानी मिठाई की दुकान से भाप और घी की खुशबू उठ रही थी। कड़ाही में गरम चाशनी में डूबी जलेबियों की खुशबू ने राहगीरों को रोक रखा था। राजेश जी लाइन में खड़े थे। उनकी नज़र कड़ाई में गोल गोल घूमती सुनहरी जलेबियों पर थी। काउंटर पर पहुंचे तो बोले, भैया, आधा किलो गरम जलेबी देना, लेकिन गरम गरम ही देना। थैले से पैसे निकाल ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज़ आई, अबे ओ राजेश, क्या बात है भाई, डाइटिंग का नया तरीका यही है क्या, सुबह सुबह गरम गरम जलेबी। राजेश जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हंस पड़े, अरे अनिल, तू यहाँ। सामने अनिल खड़ा था, उनका बचपन का यार और पुराना पड़ोसी। कंधे पर आलू प्याज से भरा झोला लटक रहा था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। अनिल ने आंख दबाई, किसके लिए ले जा रहे हो जलेबी? राजेश जी हंसे, अरे यार, सरला का मन कर रहा था दूध जलेबी खाने का, बस उसी के लिए ले जा रहा हूँ। खुद खाऊं तो ताना, ना दूं तो शिकवा, तो सोचा आज बीवी को खुश कर दूं। अनिल हंसा, सही है राजेश, प्यार बना रहे बस, इसी में तो असली खुशी है। दोनों की हंसी गूंज गई। अनिल ने हाथ मिलाते हुए कहा, चल मैं निकलता हूँ, वरना राधा घर पहुंचकर बखिया उधेड़ देगी, कहेगी कहाँ अटक गया। राजेश जी ने भी गरम जलेबी का पैकेट थैले में रखा। दुकान के कोने पर खड़े होकर एक बार और मुस्कुरा दिए, बस सरला के चेहरे पर हंसी देख लूं तो मेरी सुबह सफल। राजेश जी थैला थामे वही उम्मीद भरी मुस्कान लिए घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर से ही आवाज लगाना शुरू कर देते हैं, सरला, ओ सरला, देखो मैं गरम गरम जलेबी ले आया हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने थैला टेबल पर रखा और सीधे कमरे की तरफ बढ़े। बिस्तर पर सरला जी उसी तरह लेटी थीं, जैसे वो उन्हें सुबह में छोड़कर गए थे। राजेश जी ने हंसते हुए कहा, वाह जी वाह, अभी तक सो रही हो, क्या बात है, आज उठने का मन नहीं है? पर सरला जी की ओर से कोई हरकत नहीं हुई। राजेश जी पलंग के पास जाकर धीरे से बैठे और प्यार से बोले, देखो गरम गरम जलेबी लाया हूँ, अब तो उठ जाओ। उन्होंने सरला जी का हाथ पकड़कर हिलाना चाहा, पर वो हाथ एकदम निढाल होकर पलंग के किनारे लुढ़क गया। राजेश जी का हाथ वहीं ठहर गया। चेहरे की मुस्कान जैसे पत्थर बन गई। एक पल को तो उन्हें यही लगा कि सरला मजाक कर रही है या गहरी नींद में है। सरला, सरला उठो ना, देखो जलेबी लाया हूँ। अब उनकी आवाज़ कांपने लगी थी। उन्होंने सरला जी का चेहरा अपनी ओर घुमाया, लेकिन वो चेहरा अब बिल्कुल ठंडा था, भावहीन, ना कोई गर्मी, ना वो सुबह की मुस्कान।
बस एक भयानक चुप्पी। सरला, ये मजाक मत करो। देखो, दूध भी मैं ही गर्म कर दूंगा। बस आंखें खोलो। राजेश जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फिर से सरला जी का हाथ थामा, पर वो हाथ अब सिर्फ एक नाम का था जिसमें सांस नहीं रही। नहीं सरला, ऐसे नहीं, उठो ना। उनकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं। मेज पर पड़ी गरम जलेबियां अब बेमानी हो चुकी थीं, जैसे किसी ने मिठास छीन ली हो। राजेश जी कांपते हाथों से सरला जी के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर बैठ गए। उनके आंसू सरला जी के ठंडे गालों पर गिरते रहे। कंधे दीवार से टिके थे और दिल जैसे अंदर ही अंदर चूर हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने सरला जी के माथे को सहलाया, मानो अब भी उम्मीद हो कि वो आंखें खोलकर कह देंगी, क्या देख रहे हो, मैं तो यहीं हूं। लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। राजेश जी लड़खड़ाते हुए उठे। पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी, मगर दिल में एक बेचैनी थी किसी को बुलाने की। वो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक पहुंचे, दीवार का सहारा लिया और भर्राई आवाज में पुकारा, विजय, ओ विजय बेटा, जरा नीचे आ, तेरी माँ उठ नहीं रही। ऊपर कमरे में कूलर की आवाज चल रही थी। बेटे विजय की नींद टूटी। वो चिढ़कर बोला, अब क्या हुआ पापा, सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देते हो। वह बड़बड़ाता हुआ नीचे आया तो राजेश जी बोले, देख बेटा, बहुत कोशिश की पर सरला उठ नहीं रही। राजेश जी की आवाज अब घुट सी गई थी, लेकिन यह बात सुनकर भी विजय के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट थी और ना ही बेचैनी। विजय ने दरवाजे से अंदर झांका। सरला जी वैसे ही बिस्तर पर चुपचाप लेटी थीं। राजेश जी कांपती आवाज में बोले, बेटा, किसी डॉक्टर को फोन कर दे। लेकिन विजय ने ठंडे लहजे में कहा, अब क्या फायदा पिताजी, माँ अब नहीं रही, माँ चली गई। राजेश जी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंखों से बहते आंसू दीवारों से टकराकर जैसे चीख बन गए। सरला, तुम ऐसे कैसे चली गई? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? पीछे से सीमा आई, बाल बिखरे हुए, एक हाथ में आधी चाय का कप और दूसरे में मोबाइल। सास को देखकर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। क्या हुआ पापा जी, माँ जी नहीं उठी, मर गई क्या? चलो अच्छा हुआ, रोज रोज की बीमारी का तमाशा तो खत्म हुआ। राजेश जी की आंखें अब सरला पर नहीं बल्कि सीमा पर थीं, पर उन आंखों में अब बस एक गहरा मौन था, हजारों सवालों वाला मौन। टेबल पर रखी जलेबियों की थैली अब ठंडी हो चुकी थी। उसमें अब कोई मिठास नहीं बची थी, ना थैली में ना घर में। अपने पिता को यूं रोता देखकर विजय फिर बोला, पिताजी, अब ये रोना धोना रहने दीजिए, लोगों को खबर करिए, अंतिम संस्कार की तैयारी करिए, और हाँ, जरा जल्दी, दोपहर में मेरी मीटिंग है, लेट नहीं होना चाहिए। राजेश जी ने टूटे स्वर में कहा, ये तेरी माँ है विजय, कुछ तो लिहाज कर। उनकी आवाज कांप रही थी, पर विजय का चेहरा पत्थर था, उसमें कोई रेखा तक नहीं हिली। वह फिर ताना मारकर बोला, पापा, अब आप इमोशनल ड्रामा मत कीजिए, सबको एक दिन जाना होता है, माँ चली गई तो वापस तो नहीं आएगी, और अब आपकी उम्र में ये ज्यादा रोना धोना भी शोभा नहीं देता। राजेश जी की आंखों से बस खामोश आंसू गिरते रहे, कोई जवाब नहीं निकला। तभी सीमा बोल पड़ी, और सुनिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ये सब रोने धोने के लिए। नहाना धोना विधि विधान सब जल्दी जल्दी निपटाइए, शाम को पार्लर जाना है मुझे, पायल की शादी में जो जाना है, मुझे देर नहीं चाहिए। राजेश जी एकटक सरला जी को देखते रहे। जिस औरत के साथ उन्होंने पूरा जीवन काटा, हर खुशी दुख बांटा, वही अब चुप थी, शायद इस बेरुखी को देख भी नहीं रही थी। थोड़ी ही देर में गली मोहल्ले की कुछ औरतें आ गईं। एक ने धीमे से पूछा, भाई साहब, क्या हुआ था भाभी जी को? राजेश जी ने टूटे गले से कहा, बस सुबह से उठ ही नहीं रही। किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी, कोई रो नहीं रहा था, बस एक कोने में राजेश जी चुप बैठे थे, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जैसे पूरी दुनिया उस सफेद चादर के साथ ढक गई हो। इसी बीच विजय फिर बाहर से आता है, चेहरे पर वही झुंझलाहट, पिताजी जल्दी कीजिए, सब निपटाइए, मैं पंडित को फोन कर दूंगा। राजेश जी ने कुछ नहीं कहा, बस सरला के ठंडे माथे पर
कांपते हुए हाथ रख दिए। विजय ने 2 लोगों को अंदर आते देखा तो ताना मारते हुए बोला, अरे भैया जल्दी उठाइए ना, एम्बुलेंस वाला नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है, देर क्यों कर रहे हो। राजेश जी ने उसकी बात सुनी। उनकी सूखी आंखों ने एक पल को उसे देखा, फिर धीमे से बोले, विजय बेटा थोड़ी देर और रहने दे उसे, इतनी भी क्या जल्दी है ले जाने की। सीमा पास खड़ी थी, झल्लाकर बोली, अब क्या करना है थोड़ी देर रुक के, कहीं और भी कोई संस्कार बाकी है क्या। हद है पिताजी, ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं होता। इतना बोलकर सीमा बाहर आंगन में औरतों के बीच जा बैठी और वहीं जाकर लंबी सिसकियां ले लेकर रोने का नाटक करने लगी। उसके पास बैठी पड़ोस की अम्मा ने धीरे से राजेश जी के पास आकर हाथ रखा। राजेश भैया, सरला बहुत सीधी थी, कल रात ही तो मैं उससे मिलकर गई थी, कितनी देर बैठकर बातें की थी हम दोनों ने, फिर ये सब अचानक। राजेश जी कुछ नहीं बोले, उनकी आंखें अब जैसे सूख चुकी थीं, आंसू भी शायद थक चुके थे। इतने में एक पड़ोसी मित्र आया, सिर झुकाए धीरे से राजेश जी के पास बैठा। उसने कांपता हुआ हाथ उनके कंधे पर रखा, बोला, भाई जानता हूं कैसा खालीपन होगा तेरा, पर संभाल खुद को। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आज सरला जी को गए पूरे 8 दिन हो चुके थे। घर की दीवारों में अब भी चुप्पी गूंज रही थी, लेकिन अब उस चुप्पी से लड़ने वाला कोई नहीं था। कौना वैसा ही था, बस सरला अब नहीं थी। राजेश जी रोज की तरह उस सुबह भी उठे, लेकिन आज हाथ में तौलिया नहीं था, बल्कि सरला जी की वही तस्वीर थी जो 8 दिन पहले चिता के सिरहाने रखी गई थी। राजेश जी ने तस्वीर उठाई कांपते हाथों से, जैसे वो तस्वीर ही अब उनकी दुनिया थी। धीरे से उन्होंने पलंग के सिरहाने रखा, मानो सरला अब भी यहीं हो, बस आवाज नहीं दे रही। वही पलंग पर वो कोने में बैठे रहे। नजरें दीवार घड़ी पर टिक गईं। सुइयां 6:30 दिखा रही थी। ठीक वही वक्त जब सरला जी हर दिन उठकर चाय बनाने जाती थी। राजेश जी की सांस सीने में भारी होकर निकली, मानो कोई बोझ उनके अंदर जड़ जमाकर बैठा हो। तभी उनके मन के अंदर से कोई पुरानी याद टूटकर सामने आई। वही आखिरी सुबह, वही पल जब उन्होंने सरला का ठंडा हाथ उठाने की कोशिश की थी। वो हाथ भारी था, बहुत भारी, और नाखून, हाँ नाखून थोड़े नीले थे। जैसे कुछ था जो दिखा, पर तब समझ नहीं आया। राजेश जी की नजरें अब तस्वीर से हटकर दीवार पर टिक गईं। चेहरे पर कोई डर नहीं था, पर एक बेचैन उलझन जरूर थी। क्या सच में उनके नाखून नीले थे? उन्होंने एक बार आंखें बंद की, फिर लंबी सांस भरी, फिर खुद से बुदबुदाए, अरे नहीं नहीं, ये सब तो मेरा वहम है। 4 दिन से ठीक से सोया नहीं हूँ, शायद थकान ने दिमाग में ये सब भर दिया। धीरे से सरला जी की तस्वीर को पलंग के सिरहाने टिकाया, थोड़ा सा सीधा किया, जैसे वो अब भी देख रही हो। फिर खुद को संभालते हुए वो कमरे से बाहर निकले, सीधे रसोई की ओर बढ़े। चूल्हे पर पानी रखा, उसी तरह जैसे सरला हर सुबह रखा करती थी। 2 कप निकाले, एक खुद के लिए और दूसरा अब भी आदतन सरला के लिए। जब चाय बनकर तैयार हुई तो एक प्याला पास की खाली कुर्सी पर रख दिया, जैसे सरला जी अब भी सामने बैठी हूँ, बस चुप हो। वो वहीं बैठकर चुपचाप चाय पीते रहे, ना कोई शिकायत, ना कोई आवाज, बस एक और दिन जो अब बिना सरला के भी काटना जरूरी था। सरला के जाने के बाद राजेश जी दिन ब दिन और भी खामोश होते जा रहे थे। रोज वही चाय बनाना, अखबार खोलना, खाली कुर्सी को देखना, कभी कुछ बोल पड़ना, फिर खुद ही चुप हो जाना, ये सब अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। पर इस चुप्पी को घर में किसी ने कभी नहीं समझा, ना विजय ने और ना ही सीमा ने। और फिर एक शाम हल्की सर्दी थी, पेट में कई घंटों की भूख का उबाल। राजेश जी धीमे धीमे कदमों से रसोई में पहुंचे। ये रसोई अब उन्हें अनजानी सी लगने लगी थी, पर आज भूख ने मजबूर कर दिया था। धीरे से दाल चढ़ाई, चावल धोए, छोटे भगोने में खिचड़ी चढ़ा दी।
खिचड़ी पक ही रही थी कि पीछे से सीमा की चुपती हुई आवाज आई, पापा जी, आपसे थोड़ी देर भी सब्र नहीं होता क्या? इतनी भी क्या भूख लग गई कि आप रसोई में खुद घुस आए? राजेश जी ने पलटकर देखा। सीमा मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी, पर आंखों में जैसे अंगारे थे। वो फिर बड़बड़ाई, लोग तो मुझे ही सुनाएंगे ना कि बहू ससुर को खाना नहीं देती। किसे पता है कि मेरा ससुर तो खुद ही इतना पेटू है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही। इनकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। राजेश जी के हाथ वहीं रुक गए। एक पल को उनकी आंखों में गुस्सा उभरा, पर अगले ही पल उन्होंने नजरें झुका ली। कहाँ उलझते उस सीमा से। उन्हें पता था कि ये वो औरत थी जो बात का बतंगड़ बनाकर पूरा घर सिर पर उठा लेती है। पर सच तो ये था कि राजेश जी ने आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। सरला जी के जाने के बाद उनकी भूख तो जैसे चली ही गई थी। वो चुपचाप भगोने से खिचड़ी निकालने ही वाले थे कि पीछे से विजय की आवाज आई, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सीमा? सीमा फौरन पलटी और तेज लहजे में बोली, क्या हुआ? देख लो अपनी आंखों से, तुम्हारे पापा ने रसोई की क्या हालत कर रखी है। खुद ही खिचड़ी पका रहे हैं, दाल बिखरी पड़ी है, भगोना जल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा, पूरी रसोई खराब कर दी। राजेश जी चुपचाप भगोने से खिचड़ी निकाल रहे थे। फिर विजय ने पिता की तरफ देखा और ताने भरे गुस्से में बोला, पिताजी, इतनी भी क्या भूख लग गई थी कि थोड़ी देर से सब्र नहीं हुआ आपसे? राजेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसी थाली में खिचड़ी निकाली, थाली के किनारों को कपड़े से पोंछा और चुपचाप रसोई से निकलकर फिर से अपने कमरे की ओर लौट गए। पीछे से सीमा की आवाज और भी तीखी हो गई, ये सब अब नहीं चलेगा, साफ कह रही हूं। राजेश जी कुछ नहीं बोले, बस थाली में खिचड़ी लिए धीमे कदमों से उस कमरे में लौटे जहां अब सिर्फ दीवारें थीं और एक तस्वीर, जिससे बात करके शायद भूख थोड़ी कम लगती थी। खाना खाकर वह वहीं कमरे में लेट गए। इसी तरह टाइम कट रहा था, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं था। फिर उनका मन छत पर जाने को हुआ, जहां वह अपनी सरला के साथ बैठकर शान से तारे गिना करते थे। वहीं छत पर बैठे बैठे और सरला को याद करते करते उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उनकी आंख खुली। भीतर कहीं एक बेचैनी सी उठी थी। गला सूख रहा था, सांस जैसे अंदर से अटक गई हो। राजेश जी ने चारों तरफ नजर घुमाई, पानी की बोतल कहीं नहीं दिखी। धीमे धीमे वो छत की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, अपने ही घर में किसी परछाई की तरह चलते हुए कि कोई जाग न जाए। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। वो ठिठक गए। आवाज विजय के कमरे से आ रही थी। राजेश जी हैरान थे कि इतनी रात को विजय और सीमा अभी तक सोए नहीं, ये जाग क्यों रहे हैं। वो धीरे से एक सीढ़ी और उतरे ही थे कि कमरे के भीतर से विजय की एक आवाज आई, जिसने उनके पूरे वजूद को भीतर तक जमा दिया। तू फिक्र मत कर सीमा, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो होना था हो गया, अब पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते। राजेश जी की सांस जैसे थम गई। वो दीवार की ओट में छिपकर हर शब्द सुनने की कोशिश कर रहे थे, पर अगला शब्द उनके दिल को चीर गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। उनका जिस्म कांपने लगा, आंखें फैल गईं, हाथ पांव सुन। जिस सरला को उन्होंने अपनी आंखों के सामने विदा किया, वो सोई नहीं थी, बल्कि उसे सुला दिया गया था। और वो भी उसी बेटे ने, विजय ने, जिसकी एक मुस्कान के लिए सरला जी सारी दुनिया से लड़ जाया करती थी। राजेश जी वहीं सीढ़ियों पर टिके रहे। कमरे के भीतर से अब भी धीमी धीमी हंसी की परत बाहर आ रही थी और सीढ़ियों पर एक पिता की आत्मा खामोशी से बिखर रही थी, बिना आवाज के, बिना आंसुओं के। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो नीचे लौटे। हर कदम ऐसा जैसे पैरों में पत्थर बंधा हो। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और सरला की तस्वीर को एकटक देखने लगे। उनकी आंखें बस एक सवाल पूछ रही थी, क्यों नहीं समझ पाया मैं कि उस समय तू अचानक कैसे सो गई, अपने ही बेटे की नफरत का शिकार बन गई और मैं बस मिठास में उलझा रहा।
ये शब्द उनके होठों से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से निकल रहे थे। वो वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। घड़ी में 4 बज चुके थे, पर इस बार आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू एक फैसले के थे। राजेश जी ने आंखें पोंछी, गहरी सांस भरी और बुदबुदाए, अब और चुप नहीं बैठूंगा सरला, अब वो करूंगा जो शायद ही किसी पिता ने किया हो। ऐसा कहते हुए वो उठ खड़े हुए, अलमारी की तरफ बढ़े। जैसे ही अलमारी खोली, उनके आंसू गायब थे। अब वहां बस एक आग थी, एक टूटा हुआ पति नहीं बल्कि एक पिता जिसने खुद को खड़ा कर लिया था। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली, उसमें कुछ कागजात थे। उन्होंने फाइल को एक पुराने थैले में डाला। गांठ बांधते हुए उनके हाथ कांप रहे थे, पर यह कंपन डर का नहीं था, एक तूफान की दस्तक थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो ठिठके, फिर खुद से बोले, नहीं, पहले तो वो करूं जो सरला हमेशा कहती थी और मैंने कभी नहीं किया। फिर उन्होंने सरला की तस्वीर की तरफ देखा, आंखें बंद की, फिर दरवाजा खोला। वो परछाई की तरह पूरे घर में गुजरे और मुख्य द्वार तक पहुंचे। दरवाजा खोला और अंधेरी रात में अकेले निकल पड़े, उस रास्ते पर जहां अब कोई बेटा नहीं था, बस एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें इस बार दुनिया से नहीं बल्कि खुद से लेना था। पैरों के नीचे सड़क थी और हाथों में वो थैला जिसमें दस्तावेज नहीं, उनका टूटा दिल और सरला के लिए इंसाफ था। सुबह हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में पसर रही थी। सीमा धीरे से उठी, आदतन राजेश जी के कमरे की ओर झांका। कमरा खाली था, तकिया सही से रखा था और चादर तय की हुई थी। वो कपड़े वाला थैला भी नहीं था। सीमा के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई, मानो कोई पुराना बोझ अचानक उतर गया हो। वो जल्दी से अपने कमरे में गई। विजय अब भी सो रहा था। सीमा ने विजय की चादर खींची। उठो, सुनो विजय, आज का दिन बहुत अच्छा है। विजय ने करवट बदलते हुए चिढ़कर कहा, अरे अब क्या हुआ सुबह सुबह, सोने दो यार, पूरी रात नींद नहीं आई। सीमा ने आंखें मटकाई, पहले एक चुटकी काटो, मुझे जल्दी से काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। विजय गुस्से में बोला, सीधी बात करो सीमा, दिमाग मत खराब करो। सीमा मुस्कुरा पड़ी, जो मैं कहने जा रही हूं ना, सुनोगे तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे। विजय चौंका, अरे बाबा अब बोल भी दो ना। सीमा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे वो बुढ़े पिताजी हैं ना, वो घर छोड़कर चले गए। विजय झटके से उठ बैठा, क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसे कैसे चले जाएंगे, पास में ही कहीं गए होंगे, अभी लौट आएंगे। पर सीमा ने होठ काटते हुए धीरे से सिर हिलाया, नहीं विजय, मैंने उनकी अलमारी देखी है, उनके कपड़े थैला कुछ भी नहीं रखा वहां, लगता है इस बार पक्के से चले गए हैं और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। फिर सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैल गई। वो खिलखिलाकर बोली, अब देखो हमारे अच्छे दिन शुरू हुए विजय, अब ये घर सिर्फ हमारा है और मैं इसकी मालकिन और तुम इसके मालिक। सीमा की ये बातें सुनकर विजय की आंखों में एक फीकी सी चमक उभरी, पर उनमें ना तो कोई सुकून था और ना ही कोई खुशी। वो बस खामोश खड़ा था, लेकिन सीमा की आंखों में नाचती वो खुशी उसके मन के लालच को और ज्यादा बेपर्दा कर रही थी। सीमा अब पूरे घर में घूम घूम कर मुस्कुरा रही थी, अब देखना विजय, ये पुराना पलंग भी निकलवाऊंगी, अपने हिसाब से इस घर को सजाऊंगी। बरसों से इस घर में जो सड़ान थी ना, अब सब हटेगा, अब कोई टोकेगा नहीं, कोई घूरेगा नहीं, अब ये घर पूरा हमारा है। उसकी आंखें अब जायदाद को देख रही थी। विजय अब भी चुपचाप खड़ा था, उसके भीतर बेचैनी सी उठ रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी राजेश ऐसे चुपचाप छोड़कर चले जाएंगे। कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया उन्हें। उसकी उंगलियां अनजाने में ही तकिए के कोने को मसलने लगी, जैसे दिमाग में कोई डर धीरे धीरे सिर उठा रहा हो। लेकिन सीमा को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, अब ना कोई टोकने वाला और ना कोई नजर रखने वाला, अब तो ये घर हमारा है और अब हम करेंगे सब कुछ अपने हिसाब से। अगले ही दिन सीमा रसोई से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ माया जी खड़ी थी। दरवाजे पर अपनी माँ माया को देखकर
सीमा का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे किसी ने उसकी जीत पर मोहर लगा दी हो। माया जी का माथा पसीने से भीगा हुआ था, चेहरा थका मगर आंखों में वही पुरानी चालाकी चमक। उन्होंने बेटी को सिर से पैर तक देखा, फिर हल्की हंसी से बोली, अरे वाह, कितनी दमक कहाँ से आ गई तेरे चेहरे पर। लगता है तेरे ससुर जी का भी काम तमाम हो गया। सीमा ने ठहाका लगाया, माँ आप भी ना, ऐसी किस्मत कहाँ मेरी। पर हाँ, वो बुड्ढा अब ये घर छोड़कर चला गया है और अब ये महल मेरा है। माया ने एक पल को अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेरा। शाबाश मेरी रानी, अब कोई रोकने वाला नहीं। लगता है बुड्ढा तेरे तानों से डरकर भाग गया। इतने में विजय भी भीतर से निकला। उसने अपनी सास को देखा तो धीरे से उनके पैरों की ओर झुकते हुए बोला, माँ जी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गईं। अब तो सच में हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सीमा खिलखिलाई, विजय ऐसा करो, माँ के लिए नीचे वाला कमरा खोल दो, वहीं कुर्सी लगवा दो, मैं पानी लेकर आती हूँ। विजय ने सिर हिलाया, ठीक है, और मैं बाहर से समोसे ले आता हूँ, माँ जी को गर्मा गर्म खिलाऊंगा। सीमा ने आंखें चमकाकर कहा, सुनो, ढोकला भी ले आना, माँ को बहुत पसंद है। और हाँ, कोई बढ़िया सी मिठाई भी, आखिर जश्न का मौका है। विजय ने चप्पल पहनी, दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सब लेकर आता हूँ। उधर सीमा अपनी माँ माया के साथ जाकर वही कमरा खोल चुकी थी जहाँ कभी सरला और राजेश जी की हंसी गूंजती थी, जहाँ दीवारों पर सरला जी के हाथों से सजे फोटो फ्रेम अब भी टंगे थे, पर अब उन यादों की जगह मक्कारी का शोर था। सीमा पलंग पर बैठते हुए बोली, माँ अब देखना, इस कमरे का फर्नीचर बदल दूंगी, पुराने पलंग को बाहर फिकवाऊंगी, नई अलमारी आएगी और वो दीवार की तस्वीर वो भी उतार दूंगी। क्या रखा है उसमें? माया ने सिर हिलाया, बिल्कुल, अब तू अपनी मर्जी से यहाँ राज करेगी। उधर विजय समोसे, ढोकला और मिठाई लेकर लौटा, हाथों में झोला था और उसने दरवाजा खोला। सीमा ने झटपट प्लेट में सब लगाया। आओ माँ, देखो कैसी दावत है, आज दिल खोल कर खाओ। माया ने मिठाई उठाई, एक निवाला मुंह में रखते हुए बोली, अब ये मिठास कभी नहीं जाएगी, अब कोई कांटा बचा ही नहीं। पर उसी वक्त कहीं दूर राजेश जी उस दस्तावेज के साथ बैठकर अपनी उंगलियों में चुपचाप वहीं पन्ने पलट रहे थे, जो इस मिठाई की मिठास को बहुत जल्दी नमक बना देंगे। इधर नाश्ता करते करते माया जी ने एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराई, विजय बेटा, तुम्हें और सीमा को मानना पड़ेगा, कितनी सफाई से सब कर डाला। अब भी यकीन नहीं होता कि तुमने अपनी ही माँ सरला को हमेशा के लिए सुला दिया। कमरे में पल भर को अजीब सी खामोशी छा गई, फिर सीमा के होठों पर हल्की सी शैतानी हंसी तैर गई। शक होगा कैसे माँ, प्लान तो आपका था, सब वैसे ही हुआ जैसे आपने समझाया था। माया ने उसका कंधा थपथपाया, तू ही तो है मेरी असली ताकत, बाकी सब तो बस बोझ थे। सीमा की आंखों में घमंड तैर गया, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, पर माँ, उस दिन हम सच में घबरा गए थे। जैसे ही मैंने वो इंजेक्शन दिया, माँ जी की आंखें खुल गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि विजय ने झपट कर उनका मुंह बंद कर दिया। माया चौंक पड़ी, फिर? विजय की आवाज अब भी कांप रही थी, माँ पता है, उसी वक्त पापा मॉर्निंग वॉक से लौट आए थे और घबराहट में वो इंजेक्शन की शीशी मेरे हाथ से छूट गई और पलंग के नीचे गिर गई। हमने बहुत ढूंढी पर वो मिली ही नहीं। डर यही था कि कहीं। तभी सीमा ने जल्दी से उसकी बात काटी और बोली, कहीं वो बुढ़ा उसे ढूंढ न ले। लेकिन अब जब वो घर छोड़कर चला गया है तो समझो सब खत्म, अब हम बेफिक्र हो गए हैं। माया ने चैन की सांस लेकर ताली बजाई, तो फिर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। और तीनों की ठंडी हंसी कमरे में गूंज उठी, बेरहम, निर्दयी और सन करने वाली। पर सच में क्या ये अंत था? नहीं, वही शीशी जो विजय सीमा को नहीं मिली थी, राजेश जी को मिल गई थी। उसी पल उन्होंने अपनी सरला को खो दिया। उसी राख में उन्होंने उस सबूत को ढूंढ भी लिया। वो छोटी सी शीशी अब राजेश जी के थैले में थी, बाकी दस्तावेजों के साथ। कहते हैं ना, जिसने सब कुछ खो दिया हो उसके पास डरने को कुछ नहीं बचता, बस बदलने को बहुत कुछ होता है। राजेश जी अब सिर्फ टूटा हुआ पति या लाचार बाप नहीं थे, वो इंसाफ की कहानी लिखने चले थे। वो थैला अब राजेश जी के लिए एक हथियार था, जिसमें वो बोतल भी थी
जो विजय और सीमा की हैवानियत का सबसे बड़ा गवाह थी। उनके ठीक पास बैठा था रामलाल, बूढ़ा व वफादार दोस्त। सफेद बालों में जिंदगी की धूल, आंखों में डर भी था और अपने दोस्त के लिए चुपचाप हिम्मत भी थी। मेज के उस पार वकील श्री अग्रवाल, उम्र दराज, गंभीर, वो इंसान जिनकी कलम अब खून का हिसाब लिखने वाली थी। वकील ने धीरे से फाइल खोली, चश्मा सीधा किया, पन्ने पलटे, फिर राजेश जी को देखकर बोले, राजेश जी, आपने पूरी तरह से तय कर लिया है ना? अगर एक बार ये दस्तखत हो गए तो विजय और सीमा का इस घर पर कोई दावा नहीं रहेगा। पूरी संपत्ति उसी वृद्धाश्रम ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं। राजेश जी ने सरला जी की तस्वीर जेब से निकाली, अपनी कमजोर उंगलियों में थामकर आंखें मूंद ली, एक गहरी सांस ली, जैसे टूटे सीने में फिर थोड़ी जान भर रहे हों। आवाज रूखी पर ठहरी हुई निकली, हाँ, अब मेरी सरला नहीं रही। और बेटा, बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने मेरी सरला को मुझसे छीना था। अब मैं बस वो कर रहा हूँ जो हर उस बाप को करना चाहिए जिसे औलाद ने कलंक बना दिया हो। रामलाल की आंखें भर आईं। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। वो बस दोस्त की पीठ पर हाथ रखकर बैठा रहा, चुप लेकिन मजबूत। वकील ने फाइल आगे सरकाई, फिर बोला, ठीक है, जैसा आपने कहा कागज तैयार हैं, दस्तखत कर दीजिए राजेश जी। फिर विजय और सीमा का आपके घर और जायदाद पर कोई हक नहीं रहेगा। राजेश जी ने तस्वीर को आंखों से लगाया, जैसे सरला कह रही हो, कर दीजिए, अब देर मत कीजिए। उन्होंने कलम उठाई और साइन कर दिया। साइन होते ही वकील ने कहा, अब ये घर, ये जमीन, अब इसका हकदार वही होगा जो वाकई इसे समझेगा। राजेश जी ने थैला उठाया, उसमें वही शीशी थी जो विजय और सीमा को नहीं मिली थी। उसी ने इनका सच जिंदा रखा। उन्होंने रामलाल को देखा और कहा, चल रामलाल, अब बाकी बात पुलिस से होगी। थाने में इंस्पेक्टर अनिल पहले से ही खबर पाकर इंतजार कर रहा था। राजेश जी की आंखों में देखकर ही समझ गया कि ये बूढ़ा आज सिर्फ बाप नहीं, बल्कि आज ये खुद कानून है। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठकर उन्हें बिठाया। राजेश जी, आपके पास जो सबूत है वो दीजिए। राजेश जी ने थैला खोला, वहीं टेबल पर उस इंजेक्शन की शीशी रख दी जो विजय और सीमा से छुपी रह गई थी। यही है उनकी औकात का सच, मेरी सरला को मारने की गवाही। और अब इन सबकी रिपोर्ट लिखो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर अनिल ने एक नज़र उन पर डाली, फिर बोतल उठाई, फिर कुर्सी खिसकाई और फाइल में पहला पन्ना खोलकर खुद कलम उठाई। आप निश्चिंत रहिए राजेश जी, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। ये शीशी अब इन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी और आपकी सरला को इंसाफ मिलेगा। राजेश जी की आंखें भीग गईं, पर आवाज थरथराई नहीं। वो तस्वीर जेब से निकालकर देखी, सरला जैसे वही मुस्कुरा रही थी। उन्होंने रामलाल की हथेली थामी और पहली बार थाने में बैठकर उनके चेहरे पर हल्की सी राहत थी, जैसे बहुत भारी पत्थर उनके दिल से उतर गया हो। और उधर घर के अंदर अब भी जश्न का माहौल था, लेकिन ये कोई त्योहार का नहीं, बल्कि लालच और जीत के नशे का जश्न था। सीमा अपनी सास सरला की अलमारी से एक एक गहने निकाल रही थी, जैसे किसी पुराने बक्से से बचपन के खिलौने निकाल रही हो। माँ देखो ना ये अंगूठी। उसने हीरे की अंगूठी निकालकर माया को दिखाई। माया पास आ बैठी, अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर बोली, सच में अब जब वो बुढ़िया रही ही नहीं तो क्यों न इसे उसकी बहू की माँ ही संभाल ले। तीनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसमें रिश्तों की गरिमा खत्म हो गई थी। सीमा ने हार पहनकर खुद को आईने में देखा। अब तो मैं सच में इस घर की रानी लग रही हूँ माँ। माया ने चुटकी ली, रानी ही नहीं महारानी। और तेरा विजय भी किसी राजा से कम नहीं। कमरे में ठहाके गूंजने लगे। माया ने अंगूठी फिर देखी। अब इस घर पर बस तुम दोनों का हक है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक साया खड़ा दिखा। वो राजेश जी थे। उनके चेहरे पर थकावट नहीं, बल्कि पत्थर जैसी कठोरता थी। उनकी आंखें आग बरसा रही थी। सीमा के हाथ से हाथ छूट गया। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। पिताजी! विजय की आवाज कांपी। कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना ढूंढा। राजेश जी ने तीखी आवाज में कहा, बस एक शब्द और मत बोलना। बंद कर अपनी ये नौटंकी और ये झूठा दिखावा। माया की हंसी पल भर में गायब हो गई।
तभी राजेश जी ने टेबल पर रखे गहनों को देखा। ये सब मेरी सरला के हैं, हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की? और अब तुम सब तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। विजय बिफर पड़ा। अपना पागलपन अपने पास रखो, निकल जाओ यहाँ से, ये घर अब मेरा है। उसने पिता को धक्का देने की कोशिश की। सीमा चिल्लाई, बड़ा आया जेल में डालने वाला। राजेश जी ने उसका हाथ झटक कर एक थप्पड़ मारा। खबरदार, अगर हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ वो आग थी जो सब कुछ साफ कर देने को तैयार थी। तभी बाहर पुलिस का सायरन बजा। इंस्पेक्टर अनिल दरवाजे पर खड़े थे। राजेश जी ने ठहरी आवाज में कहा, और रही बात इस घर की, अब इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने इसे उस ट्रस्ट के नाम कर दिया है जहां कोई बेटा माँ बाप से ऐसा धोखा नहीं कर सकेगा। तभी उन्होंने उन तीनों को वह कैमरा दिखाया जो उनके कमरे के बाहर और कमरे में लगा था, जिसमें उन तीनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। वह कैमरा राजेश जी अपने घर से बाहर निकलने से पहले लगा कर गए थे। फिर गरज कर बोले, ये गवाह है, सब रिकॉर्ड है इसमें, आज ये तुम तीनों की सच्चाई दिखाएगा। इंस्पेक्टर अनिल ने आश्वस्त नजर से देखा, अब इंसाफ बोलेगा, तुम लोग बस सुनोगे। कांस्टेबल वारंट लेकर आगे बढ़े। माया और सीमा के चेहरे से हंसी उड़ चुकी थी, सारा खून सूख गया था। इंस्पेक्टर, ये क्या मजाक है? विजय बोला। आवाज कांप गई। इंस्पेक्टर अनिल ने कहा, मजाक तब था जब तुम मिलकर एक माँ की सांसें छीन रहे थे, अब ये इंसाफ है। सीमा ने गहने पीछे खिसका दिए। उसका चेहरा डर से सफेद था। माया के कदम लड़खड़ाए। कांस्टेबल ने हथकड़ी लगा दी। आप पर हत्या, षड्यंत्र और सबूत मिटाने की साजिश का केस दर्ज है। सीमा जैसे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हंसी अब पागलपन में बदल चुकी थी। नहीं, ये झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। विजय वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर ना तो कोई गुरूर था और ना अपने पिता की तरफ देखने की हिम्मत, क्योंकि वो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं। माया की चुप्पी, सीमा का चिल्लाना और विजय की झुकी हुई गर्दन अब किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कितना नीचे गिर सकता है एक इंसान जब उसका लालच अपनों से बड़ा हो जाए। पुलिस उन्हें ले जा चुकी थी। फिर राजेश जी ने अपनी पत्नी की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे प्यार से निहारा और बोले, मैंने तेरा बदला ले लिया, आज तुझे इंसाफ मिल गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं है, ये उन लाखों माँ बाप की सच्चाई है जो आज भी घरों में चुपचाप आंसू बहाते हैं अपने बच्चों की बेरुखी देखकर। दोस्तों, अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उन्हें सिर्फ जिंदा न रहने दें, बल्कि उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद जो खामोशी घर में गूंजती है वह सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ती। उनके जाने के बाद पछताने से बेहतर है आज उन्हें गले लगाना, क्योंकि माँ बाप का साथ सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक वरदान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।